खबरें तफसील से। मुल्क में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रहे मुसलसल इजाफे से आवाम परेशान है। बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुंबई में शिवसेना के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शामिल होकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। यहां तक कि खवातीन ने गैस सिलेंडर को अपने सर पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं पेट्रोल और डीजल की महंगाई के खिलाफ नए नए अंदाज में अपनी आवाज बुलंद की। नाही आमच्या टाळे लावा, टाळे लावा, अरे टाळे लावा, टाळे लावा, काँग्रेस सरकार। तो आप देख सकते हैं तो आपको बता दें लगातार मुल्क में महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे से आवाम परेशान नजर आ रही है। बढ़ती कीमतों के खिलाफ आप देख सकते हैं कि मुंबई में शिवसेना के कारकुनान बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, जो कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ बढ़ती कीमतों को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। यहां तक कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो खवातीन हैं वो भारी सिलेंडर, जो कि एक 14 किलो का सिलेंडर अपने सर पर लेकर हुकूमत के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार कर रही हैं। कहीं ना कहीं आवाम में बरहमी देखी जा रही है, आवाम महंगाई से परेशान है। हालांकि आवाम के हिमायत में शिवसेना के कारकुनान मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुंबई में बड़ी तादाद में शिवसेना के कारकुनान इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और खवातीन ने सिलेंडर को सर पे उठा रखा है और बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। आपको बता दें मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई, तो वहीं पेट्रोल और डीजल की महंगाई के खिलाफ नए नए अंदाज में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और उधर दूसरी तरफ बीजेपी महाविकास आघाड़ी के दौर में बढ़ रही बिजली की शरों के खिलाफ एहतजाज कर रही है। जनूबी मुंबई में बीजेपी ने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी लीडरों और वर्करों ने बढ़ती हुई बिजली बिल और नोटिस की कॉपियों को आग के हवाले कर दिया। तो एक तरफ गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जो रियासती हुकूमत है वो मरकजी हुकूमत को निशाना बना रही है, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी हुकूमत है वो रियासती हुकूमत को मुंबई में बढ़ते हुए बिजली के बिल के खिलाफ निशाना बना रही है। उसके खिलाफ एहतजाज किया और यहां तक कि जो बिजली के बिल है और नोटिस हैं उनकी कॉपियों को आग लगाकर उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज किया। तो आप देख सकते हैं बिजली के बिल को लेकर जो बीजेपी है वो रियासती हुकूमत को यानी कि महाविकास आघाड़ी की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है, उसके खिलाफ एहतजाज दर्ज कर रही है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो बीजेपी के कारकुनान हैं वो अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं और यहां तक कि जो पोस्टर है उनको गले में डालकर एहतजाज कर रहे हैं। रियासती हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें बिजली की शरहों के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। जनूबी मुंबई में बीजेपी ने एहतजाज कर रही है बीजेपी और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है बड़े पैमाने पर। पार्टी लीडरों और वर्करों ने बढ़ती हुई बिजली बिल और नोटिस की कॉपियों को भी आग लगा दी। उन्होंने कॉपियों को आग के हवाले कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कहीं ना कहीं एहतजाज के दौरान पुलिस भी मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये महाविकास आघाड़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो दो तरह की तस्वीरें मुंबई से दिखाई दे रही हैं, जहां पर एक तरफ जो रियासती हुकूमत है वो मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, तो दूसरी तरफ जो मरकजी हुकूमत है वो रियासती हुकूमत को टारगेट कर रही है। हालांकि जो महंगाई है वो आवाम के लिए अहम मसला है, क्योंकि जो आवाम है वो इस वक्त कोरोना की वजह से पहले से ही परेशान है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रही है आवाम। और ऐसे में जो पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर जो कि बहुत ही ज़रूरी अशिया है ज़िंदगी में,
आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही किसान और ज़राई कवानीन पर जोरदार हंगामा हुआ। अपोजिशन ने मरकजी हुकूमत को घेरने की कोशिश की और मुतादिद इल्जामात लगाए। वहीं वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ज़राई कवानीन में हुकूमत तरमीम करने के लिए तो तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कवानीन है उसमें कोई खामी है। उन्होंने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। हमारा मकसद किसानों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने का है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी प्रतिबद्ध रहेगी। और मैं ये मानता हूं कि सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकार का धर्म यही है कि देश में रहने वाले गांव, गरीब, किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए, गांव में अधोसंरचना विकसित हो और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आए, यह सुनिश्चित करने का हम लोगों ने प्रयत्न किया है। कृषि का क्षेत्र हम सब जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, उनके बहुत आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन लगातार इस दिशा में आशातीत वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को आह्वान किया, सरकारों को निर्देश दिया कि भाई एक कालखंड था जब हमारे पास खाद्यान्न का अभाव था, तब सरकारों ने विचार उत्पादन केंद्रित किया, लेकिन आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, तो हमको किसान के बारे में अगर विचार करना है तो आय केंद्रित विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े। ये जो कृषि सुधार बिल हैं, ये बिल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को भी और सारे किसान भाइयों को भी ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिल जो लेकर आए हैं, वो किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं और देश आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े और देश का इकबाल पूरी दुनिया में बुलंद हो, इस उद्देश्य के साथ मोदी सरकार इस देश में काम कर रही है। तो आपने देखा था कि किस तरह मुंबई में दोनों पार्टियां यानी कि रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम अंसारी, हुकूमत आमने सामने तो है, लेकिन ऐसे में आवाम का क्या, वो तो महंगाई को लेकर परेशान है। देखिए, जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना दोनों ही महाराष्ट्र में खास करके आंदोलन कर रही हैं, कहीं ना कहीं जताने की कोशिश कर रही है कि जनता उनके साथ है और सरकार से नाराज है। तो एक तरफ ये बताने की कोशिश की जा रही है शिवसेना की तरफ से कि महाराष्ट्र की जनता उनके साथ है, मुख्यमंत्री ने उनके फायदे के लिए सारे काम किए हैं और केंद्र सरकार की पॉलिसी कहीं ना कहीं गलत है, जिसका खामियाजा महाराष्ट्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज हमने देखा कि पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है दो मुद्दों को लेकर। एक तो बिजली के बिल को लेकर बीजेपी सामने खड़ी है, महाराष्ट्र सरकार को बताने की कोशिश कर रही है कि जब आपने सरकार बनाई थी उस दौरान आपने ये दावा किया था कि 100 यूनिट तक जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें मुफ्त में बिजली दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज 75 लाख से ज्यादा लोगों के कनेक्शन काटने की कोशिश की जा रही है, जिसमें किसान भी शामिल है। इसे लेकर ताला ठोक आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में, पूना की बात करें, नासिक की बात करें, मुंबई की बात करें, सभी इलाकों में, नासिक में तो पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी मतभेद साफ तौर पर दिखाई दिया, झड़प भी दिखाई दी है। तो बिजली के दामों को लेकर आज सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी की साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वहीं पे दूसरी तरफ शिवसेना का ये कहना है कि जो महंगाई बढ़ रही है वो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से बढ़ रही है। जो आंकड़ा अब आसमान छू रहा है, 100 रुपये लीटर तक पहुंच रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये केंद्र सरकार की पॉलिसी की वजह से, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो
कच्चे तेल की जो कीमत है वो कम हुई है। तो ऐसे में इस तरह के दामों का बढ़ना कितना जायज है। तो आज आपसी तौर पे दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं, ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि दोनों की जो मुद्दे हैं वो अभी है और वो लगातार केंद्र पे दबाव बनाएगी शिवसेना ताकि पेट्रोल के दाम कम हो। तो बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि तुरंत कोई फैसला लिया जाए ताकि बिजली के बिल कम हो, कि कोरोना काल में लोगों की वसीम, खवातीन भी बढ़ चढ़कर सामने आ रही हैं। हमने देखा कि शिवसेना की तरफ से में जो खवातीन कारकुनान थे वो सिलेंडर को अपने सर पर लेकर एहतजाज कर रहे थे। देखिए, ये पूरा मामला साफ तौर पे इस तरह से नजर आ रहा है। एक तरफ बिजली के दाम को बढ़ाने के लिए, तो दूसरी तरफ देखा गया है कि पेट्रोल डीजल, तो पेट्रोल डीजल के लिए देखा बैलगाड़ी की रैलियां निकाली गई शिवसेना की तरफ से। कई गाड़ियां ऐसी देखी गई जहाँ पे स्कूटर को रख के लेके चलाया गया। तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जिस तरह से बिजली के दाम बढ़ रहे हैं उसे लेकर अलग तरीके से बीजेपी का रोल नजर आया। उन्होंने अलग तरीके से सिंबॉलिक दिया, ताला लगाने की कोशिश की, अलग अलग जगहों पे जाकर ये बताने की कोशिश की कि ये बिजली के जो कंपनियां उसे बंद कर दी जाए जो आम जनता के हित में फैसले नहीं लेते। शिवसेना की तरफ से देखा गया कई इलाके में, अंबरनाथ में हमने देखा कि उन्होंने चूल्हा लगाया था, उसके ऊपर टोप रखे हुए थे, खाना बना रहे थे, ये बताने की गैस के दाम बढ़ रहे हैं। तो घरेलू गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इसका असर साफ तौर पे घरेलू महिलाओं पे भी पड़ रहा है। तो एक तरफ ईंधन के जो बढ़ते दाम है उसकी कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश शिवसेना की तरफ से की जा रही है बीजेपी सरकार को। तो दूसरी तरफ से बीजेपी सरकार का ये कहना है कि 75 लाख से ज्यादा कनेक्शन काटे जाते हैं, तो इसका असर सीधा करोड़ों लोगों पे पड़ता है। और ऐसे वक्त जब सरकार को राहत, सियासत तो एक तरफ चलती रहेगी, लेकिन जो ये बुनियादी सहूलतें हैं, ये जो बेसिक एमिनिटीज हैं, गैस, पेट्रोल वगैरह, इससे क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है और आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो आवाम है, जो लोकल लोग हैं वहां के, उनका क्या रद्द अमल है? वो इस दोनों तरफ के प्रोटेस्ट को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह के महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में बिजली के बिल बढ़ते हुए आए हैं, इसे लेकर आम लोगों में साफ तौर पर नाराजगी दिखाई दे रही है कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि कोरोना काल में जिस तरह से लोग परेशान हुए, कई लोगों की नौकरी गए और हम घरों में थे, लेकिन जो बिजली के बिल है वो सही तरीके से नहीं दिए गए। अगर उसे कम किया जाए, रिवाइज किया जाए और साथ ही इंस्टॉलमेंट के जो हिस्से है उसी के आधार पर बिजली के बिल भराया जाए, लेकिन इससे कोई फैसला नहीं हुआ। जब ऊर्जा मंत्री ये कहते हैं कि हम 100 यूनिट फ्री देंगे और इसे लेकर सरकार में प्रस्ताव भी डालते हैं, लेकिन एनसीपी की तरफ से इस प्रस्ताव को अनदेखा कर दिया जाता है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं, उनके पास वित्त मंत्रालय भी है, तो ऐसे में उससे अनदेखी कर देते। तो आपसी मतभेद का असर आम जनता पर पड़ता है, तो इसे लेकर आम जनता की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही। तो वहीं पे अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करें तो लगातार जिस तरह से रोजाना पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इसे लेकर नाराजगी साफ करके मुंबई करों में है, महाराष्ट्र के लोगों में है, क्योंकि ट्रेनें बंद है, पब्लिक सर्विस की जो बसेस है वो बंद है, ऐसे में उन्हें अपनी गाड़ियों से सफर करना है। तो उस वक्त पेट्रोल के जो दाम है वो काफी बढ़ते हैं, तो इसका असर उनकी जेब पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। अगर उन्हें अपने कार्यालय जाना है तो पेट्रोल के महंगे दामों की वजह से काफी कुछ सहना पड़ता है, और इसी की वजह यह है कि ट्रांसपोर्ट का भी असर साफ तौर पे दिखाई देता है। जो भाजी या जो अलग दूध विक्रेता है उन पे नाराजगी दिखाई दे रही है कि उनके दाम बढ़ा के दे रहे। तो ओवरऑल सब एक दूसरे से मिला हुआ जुला है, और जो आम जनता कहीं ना कहीं इन दोनों मुद्दों से परेशान है और वो चाहती है इसका कहीं ना कहीं हल निकाला जाए। ये बताइएगा, हमने तस्वीरों में देखा था कि एहतजाज के दौरान पुलिस भी वहां मौजूद थी और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है क्या एहतजाज के दौरान? जी जरूर, अगर हम बात करें तो मुंबई में किरीट सोमैया जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने जो बिजली कंपनी वहां पहुंच के प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने ताला लगाने की कोशिश की थी, उस दौरान उन्हें सरकार ने अपनी हिरासत में लिया। नासिक में हमने देखा कि बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में मतभेद साफ तौर पर दिखाई दे और आपसी झड़प भी देखने मिली। कोल्हापुर में भी इसी तरह के हालात दिखाई दिए। तो अलग अलग इलाकों में जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने पूरी तरह से आंदोलन किया। उस दौरान पुलिस और उनके बीच में तीखी नोकझोंक देखने मिली और उन नेताओं को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। जी, तो पूरा मुल्क कहीं पेट्रोल और डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों से तो परेशान ही है, लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में खास करके बिजली के बिल को लेकर आवाम में सख्त परेशानी देखी जा रही है और दोनों जो हुकूमतें हैं, मरकजी और रियासती हुकूमतें, वो आमने सामने हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इसका फैसला निकलता है, कैसे आवाम की मुश्किलों को हल किया जा सकता है। वसीम अंसारी, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने कहा कि सदर जमहूरिया भी ऐवान में मोदी हुकूमत की जबान बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। आवाम, गरीब, मजदूर और किसान परेशान हैं, लेकिन हुकूमत को इसकी कोई फिक्र नहीं है। जिनके रोजगार गए, जिनकी दिहाड़ी गई, आमदनी गई, वो परिवार जो तबाह हो गए, वो व्यवसाय जो हमेशा के लिए बंद हो गए,
ऐसी परिस्थितियों में जब भारत था तो किसानों को मजबूर किया गया अपने न्याय और अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए। ये जो परिस्थिति बनी है उसकी जिम्मेवार हिंदुस्तान की सरकार है। मैं अब आगे बढ़ने से पहले अपनी ओर से अपने दल के और तमाम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं उन 194 किसानों को जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं संघर्ष के अंदर। लाल किले की घटना से पूरा देश आहत हुआ है, पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब प्रस्ताव की बात है, माननीय अभिभाषण ही नीरस है, निराशाजनक प्रशंसा पत्र है सरकार का। इसमें सरकार के विवादित कानून, फार्म लॉज, कृषि कानून का अनावश्यक उल्लेख दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जी वही पढ़ते हैं जो सरकार देती है। एक तरफ संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और अभिभाषण में उसकी तारीफ हो रही है। इससे बढ़ के दुख की बात नहीं हो सकती। पर आज संवैधानिक मामले लंबे समय से माननीय सर्वोच्च न्यायालय लंबित रखती है, पेंडिंग रखती है। यह चिंता का विषय है। संसद सर्वोच्च है। When constitutional matters demand urgent hearing and decision, long delays and kicking of the bucket down the road by the judiciary creates conflict, creates tension, creates distrust. And I say, appeal from this floor, whatever is constitutional, the constitutionality of the laws, whether the Citizenship Amendment Bill or the farm laws, must be decided immediately. Parliament must take notice of this. दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल के लीडर सरदार सुखदेव डिंडा ने कहा कि ज़राए कवानीन पर उन्होंने कई मर्तबा पीएम मोदी को खत लिखा है, लेकिन इसका कोई जवाब उन्हें नहीं दिया गया। मुल्क में किसान परेशान है, लेकिन हुकूमत फवायद गिनाने में लगी हुई है। इशू हुए तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखा था जिसमें लिखा था कि ये किसानों के हक में नहीं है, इसके लिए इसको वापस लिया जाए। चलो उसका जवाब तो कोई नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। जयराम से पूछो कौन। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अन्नदाता आज इस एजिटेशन पे बैठा है, बॉर्डरों पे बैठा है, लाखों की तादाद में बैठा है। यही नहीं है कि देश में के किसान हैं और किसानों का ही नहीं ये आंदोलन रहा, बल्कि ये तो सारे समाज के लोगों ने उनके सपोर्ट दिया है। बल्कि उनको नहीं सपोर्ट दिया, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जितनी इस एजिटेशन को सपोर्ट मिली है, शायद ही कभी किसी को, मंत्री दोनों प्लीज, शायद किसी ही एजिटेशन को मिली हो। तो मैं समझता हूं कि जब ये लोग कहते हैं कि पंजाब का किसान को मिलता है, ये वो ही बैठा है। जब इस देश को अनाज की जरूरत थी, जब ये देश कभी अमेरिका कभी ऑस्ट्रेलिया पे जाता था कि हमें अनाज चाहिए, तो पंजाब और हरियाणा उस वक्त इकट्ठे थे, तो उन्होंने इतना पैदा किया कि इनको देश का ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा एहसान इस देश पर किसान ने किया, लेकिन अब आज वही किसान देश के एजिटेशन 4 महीने से ज़्यादा हो गए वो बैठा है, और 2 महीने से ज़्यादा तक बॉर्डरों पर बैठा है और लाखों की तादाद में बैठा है। तो मैं समझता हूं कि उनकी ये समझनी चाहिए। 11 मीटिंगें हो ली, कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो मैं ये महसूस करता हूं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। एक 30 साल के इंसान के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज 18 उर्दू पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस 6 फरवरी को रात 9 बजे न्यूज 18 उर्दू पर। देखिए 13 साल की जुनैरा खान को, जिसका अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म है। ये है यंग जीनियस, जिसने सिर्फ 7 साल की उम्र में ही कंप्यूटर कोडिंग सीख ली। ये है यंग जीनियस जो 8 साल की उम्र से ही अपनी वेबसाइट बना चुकी है। ये है यंग जीनियस जिसे सिर्फ 9 साल की उम्र में अपना पहला काम मिल गया, जो 12 साल की उम्र से ही अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी चला रही है, जो भारत की सबसे कम उम्र की टेकप्रेन्योर है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली जुनैरा खान के साथ। आइए बैठिए। 13 साल में आप सीईओ कैसे बन गई? मैं एक्चुअली 7 इयर्स से कोडिंग शुरू कर दिया। देन फ्रॉम द एज ऑफ 8 मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था zunairasolutions.com, जो अब zminfocom.com है। जिसकी माँ उस वक्त हैरान रह गई जब सिर्फ 7 साल की बेटी ने कहा, माँ मुझे भी ट्रेन करो। जिसने कंप्यूटर की कई लैंग्वेज सीखकर बीटेक के छात्रों को ट्रेन करना शुरू कर दिया।
जो कंपनियों की दिक्कतों को सुलझाने के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐप भी बना चुकी है, जिसे दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपना डिजिटल एम्बेसडर बनाया है, जिसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंसल्टिंग फर्म विनफोकॉम के पास कई बड़ी कंपनियों का काम है।